ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पिछले वीडियो में आपको ये इस क्रम में जो समझाया गया था उसी के संबंध में आपको आगे समझाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह अर्थात 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों में किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक समूह बनना प्रारंभ हो गया, तो आपको यह ध्यान देना है सन 700 से 1750 कितना सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन यदि हम करते हैं तो वो हमारे लिए भारी चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अर्थात हमारे इतिहासकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती रखता है। इस काल में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे अब उन परिवर्तनों को किस नाम से जान रहे हैं? नई प्रौद्योगिकी। अब नई प्रौद्योगिकी में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? तो जैसे आप सबसे पहले देखिए, सिंचाई में रहटक। आपने पहले देखा होगा, सभी विद्यार्थियों ने ध्यान दिया हो, अपने आसपास के एरिया पर कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कुएं पर एक इस प्रकार का पानी निकालने का सिस्टम होता था जिनमें छोटे छोटे डिब्बे टाइप लगे रहते थे और वो जो है इस तरीके से बैल के माध्यम से उसको चलाया जाता था। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चलता तो उससे जो है पानी निकलता रहता और बल्बों के माध्यम से जो है खेतों में जाता था। तो सिंचाई में रहटक, कटाई में चरखे। अगर आपने कहीं पर भी चरखा नहीं देखा हो तो गांधी जी के चित्र में देखा होगा। तो आप ध्यान दें, कटाई में चरखे का प्रयोग होने लगा। युद्ध में बारूद वाले हथियार, जो पहले यदि आप पहले की तुलना करें और उस समय अगर ध्यान दें तो ऐसे ध्यान दीजिए, कटाई में चरखे का प्रयोग होने लगा। अब चरखा अगर आपने कहीं पर भी नहीं देखा तो गांधी जी के चित्र में देखा होगा, जो गांधी जी ने स्वदेशी वस्तु के निर्माण के लिए चरखे का प्रयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया था। तो आप यहाँ ध्यान दें, युद्ध में बारूद वाले हथियार। आपने पहले जंगली मानवों के बारे में सुना होगा, जो जंगल में रहने वाले जो मानव थे वो पहले किस प्रकार से अपना जो है शिकार करते थे। तो आपने देखा होगा वो पहले जो है पत्थर को एक दूसरे से मार करके और फिर अपना शिकार करते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे उन्हें अपने अस्त्र शस्त्रों का जब ज्ञान होने लगा तो कुल्हाड़ी बनी, कुल्हाड़ी बाद में अन्य हथियार बने। इसी प्रकार उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए युद्ध में भी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने दुश्मन को हानि पहुंचाई जाने लगी। नया खान पान आगे देखते हैं अपन, जैसे फसलों में तो लोगों के लिए नया खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी आदि आ गई। अब ये कहां से आ गई? सवाल सबसे पहले ये आता है साहब इनको कौन लेकर के आया? तो यहाँ ध्यान देना है, जो फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग विभिन्न प्रकार की खोज करने के लिए या विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जो आए, उन लोगों के आदान प्रदान के कारण, अपने विचारों के आदान प्रदान के कारण ही ये सारी चीजें हमारे सामने आई थी। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का काल माना जाता था। इसी काल में जंगलों को काटा जाने लगा। क्यों काटा जाने लगा? मनुष्य की आवश्यकता जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो वह जंगलों को काट करके खेती करने लगा था। उस समय जंगलों में जो रहने वाले लोग थे, यानी पर्यावास में परिवर्तन के कारण वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ रहा था। अर्थात वे लोग जो जंगल में रहकर
अपना जीवन यापन करते थे। पेड़ों की कटाई के कारण, जंगलों की कटाई के कारण उन लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। वे अपने व्यवसाय को लेकर परेशान होने लगे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। इस प्रकार हमारे समाज में दो प्रकार के वर्ग बनने चालू हो गए, अर्थात एक मालिक वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। आपको ध्यान होगा, मालिक वर्ग जिनके पास अधिक जमीन थी वो मालिक वर्ग के रूप में आ गए, जिनके पास कम जमीन या बिल्कुल जमीन नहीं थी वे मजदूर वर्ग के रूप में काम करने लगे। तो मालिक और मजदूर वर्ग के बीच में ऊंच नीच का भेद का अंतर सामने आने लगा और वो जो है दो वर्गों में बढ़ गए। ये वर्ग अपने नियम स्वयं बनाते थे, यानी मालिक जो वर्ग थे, उच्च वर्ग के लोग जिनके पास जमींदार ज्यादा थी, जमीन ज्यादा थी, वे लोग जो मालिक बने बैठे थे वे लोग अपने स्वयं के नियम बनाते थे और उनको मजदूरों पर थोपने लगते थे, जिससे मजदूर और मालिक दोनों वर्गों के बीच में एक छोटी सी अनबन प्रारंभ होने लग गई थी। इसी प्रकार क्षेत्र और साम्राज्य, तो मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाता हूँ, जैसे चोल साम्राज्य, कौन सा आया? चोल साम्राज्य। ये चोल साम्राज्य हमारी जो सामाजिक अध्ययन ने अतीत भाग सेकंड, इसमें पार्ट 2 के अंतर्गत डिटेल दिया गया है। तुगलक वंश के बारे में पार्ट 3 में डिटेल दिया गया है। इसी प्रकार मुगल वंश के बारे में पार्ट 4 में डिटेल दिया गया है। ये जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, ये राज्यों में बहुत बड़े बड़े राज्यों में सारे क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, इसलिए इन सारे बड़े बड़े राज्यों में इनका क्षेत्र फैला हुआ था। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में तो 1318 में कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 1318 में ये महसूस किया, ये गौर किया कि हर क्षेत्र में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है उनकी भाषा अलग अलग है, उनके रहन सहन अलग हो सकते हैं, उनकी खान पान अलग हो सकते हैं, इस प्रकार का उनका पहनावा अलग हो सकता है, उनका रीति रिवाज अलग हो सकता है। तो इस प्रकार अमीर खुसरो ने लोगों के सामने रखा कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग स्थितियां हैं और प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार से आप सभी को ध्यान देना है कि क्षेत्रों के आधार पर और भाषा के आधार पर ही हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राज्यों का गठन हुआ था। जैसे राजस्थानी भाषा बोलने वाले राजस्थान हो गया, उसी प्रकार तमिल भाषा बोलने वाले तमिलनाडु हो गए, पंजाबी भाषा बोलने वाले तमिल भाषा बोलने वाले तमिलनाडु राज्य के रूप में उभरा। इसी प्रकार पंजाबी भाषा बोलने वाले पंजाब के रूप में उभरा। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया। इस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन होने लगा और धीरे धीरे ये जो वंश थे, चोल वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, और इनमें आपस में जो है एक दूसरे से साम्राज्य विस्तार को लेकर के और विवाद होने लगा और आपस में ये जो है एक दूसरे पर साम्राज्य विस्तार के कारण ही आक्रमण करने लगे। इसी को लेकर इनमें आपस में आक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और ये लोग जो है अपने क्षेत्र को बनाने का प्रयास करने लगे। मैं आपको भाषा से संबंध में जो समझा रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसके संबंध में मैंने आपको कई राज्यों के उदाहरण दिए और कई और देखिए आप, जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मेवाड़ी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में,
अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदी भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। इन भाषाओं के विपरीत एक प्रकार की भाषा और थी। आपको यहाँ पर पुनः जान लेना है और समझना है कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी और उनमें समय के साथ साथ धीरे धीरे उन समय के साथ साथ इन भाषाओं में बदलाव भी आता गया। लेकिन यहाँ एक भाषा इनके विपरीत और थी, वह भाषा थी संस्कृत। अधिकांश जितनी भी हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें अधिकांश जो भाषा प्रचलित थी वो थी संस्कृत। परंतु संस्कृत भाषा का अधिकांश लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो ये अधिकांश लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता था, तो कौन सी ऐसी जाति थी जिसको ये ज्ञान सबसे ज्यादा प्राप्त था? तो वो जाति थी ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति को सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा का ज्ञान था, क्योंकि ये हमारे जितने भी अनुष्ठान होते थे या जितने भी मंदिर या धार्मिक स्थान होते थे उन पर पूजा पाठ करवाने का कार्य अधिकांशतः ब्राह्मण वर्ग ही करता था। जैसे वर्ण व्यवस्था में आप ध्यान देते हैं, वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांट रखा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो उनमें से एक वर्ण में ब्राह्मण है जिसे सर्व ज्ञानी माना गया है, सबसे अधिक ज्ञानवान माना गया है और उनको इन शास्त्रों के बारे में अधिक जानकारी थी, जिसे ब्राह्मण ही यानी संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा ज्ञान ब्राह्मण को ही था। समय के साथ साथ इन भाषाओं में के नामों में भी बदलाव आने लगा। इसी प्रकार 18वीं सदी में मुगल वंश, अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि चोल वंश, मुगल वंश या फिर अन्य जितने भी प्रकार के वंश आए हैं, इन वंशों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली वंश थे, उन वंशों में सबसे बड़ी यदि प्रतिस्पर्धा थी तो वो थी साम्राज्य विस्तार की। और साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते थे और संघर्ष करने के साथ जो विजय प्राप्त करते थे उसके बाद उस क्षेत्र पर अपना साम्राज्य को बढ़ाते हुए चले जाते थे। परंतु 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ओर था। इसी प्रकार उसी समय धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आस्था, सवाल आता आस्था। अब आप बात करें तो वर्तमान समय के लोगों की आस्था और पहले के लोगों की आस्था की तुलना यदि करें तो किसी छोटे से परिवार से ले लीजिए। हमारे परिवार के अंतर्गत ही आपको एक परिवार में रहने वाले सदस्यों में ही आस्था के यानी भगवान की के प्रति भावना में अंतर देखने को आपको मिलता है। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं तो बहुत सारे लोग आस्तिक होते हैं। पहले जो आस्तिक लोग थे वो सामाजिक समूह यानी समूह के रूप में आस्था को प्रकट करते थे और वर्तमान समय में समूह के रूप में आस्था को प्रकट करना एक ढोंग धतूरा समझा जाता है। यानी जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भगवान के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। लोगों की जो भक्ति की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस प्रकार से ये सत्य है कि ईश्वर है और ईश्वर है तभी इतनी बड़ी कायनात को इतने बड़े संसार को चलाने वाला है। और यदि कोई व्यक्ति आज डरता है तो इसी भावना से डरता है कि व्यक्ति स्वयं जो है आस्था रखे और भगवान के प्रति अपनी भावना रखे। ऐसा हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे ये वीडियो को पसंद किया अगर आपने तो लाइक करें, शेयर करें और आप सभी विद्यार्थी आगे इसी अवस्था को बढ़ाने के लिए और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।